कहानी की शुरुआत में हमें ग्रे एलिस नाम की लड़की दिखाई जाती है जिसे उसके गुनाहों के कारण मौत की सजा दी जा रही थी। जैसे ही उसे फांसी पर डाला गया, उसने फंदे से ही वहां खड़े एक आदमी की आंखों में घूरकर उसे अपने वश में कर लिया और फिर एक एक कर उन सभी को मौत दे दी जो उसे मारने आए थे। आखिर में केवल उनकी लीडर बची थी जिसे एलिस चाहती तो उसी समय मार सकती थी, पर उसने उसे बताना चाहा कि बिना कसूर के मौत का अनुभव कैसा होता है। फिर उसने उसी फंदे को उसके गले में डाला जो कुछ देर पहले उसके अपने गले में था और उसे जिंदगी और मौत के बीच तड़पने के लिए छोड़कर चली गई। बताया जाता है कि पहले उस जगह से कोई जिंदा वापस नहीं लौटा था, पर जब गुलामों ने ग्रे को जीवित लौटता देखा तो उन्हें उम्मीद हुई कि वे भी अपने अत्याचारियों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। कहा जाता है एलिस एक श्रापित जादूगरनी है। उस पर ऐसा श्राप है कि उसे सबकी इच्छाएं पूरी करनी होती है और नाकाम रहने पर उसे सदा के लिए नरक की आग में जलना होगा। एलिस से वही व्यक्ति इच्छा मांग सकता था जो अपनी ख्वाहिश की कीमत चुका सके। इसी वजह से चर्च उसे खत्म करना चाहता था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनके गुलाम एलिस से अपनी आजादी न मांग ले। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं बॉयस, एक बाउंटी हंटर जो अपने अगले शिकार की तलाश में निकला था। कुछ दूर जाने के बाद वह घोड़े से उतरा और बोला, यह जगह किसी भगौड़े के छिपने के लिए बिल्कुल सही लगती है। तभी एक आदमी उसकी राइफल हथियाने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें लिपटे दो मुंहे सांप उसे डस लेते हैं। बॉयस बाकी सबको मारकर अपना काम खत्म करता है और अपने पालतू सांपों के साथ वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम एलिस को देखते हैं जो एक बूढ़ी औरत से मिलने जाती है। वह औरत उसकी गोद ली हुई बेटी थी जिसे उसने कई साल पहले अपनाया था। क्योंकि एलिस एक जादूगरनी थी इसलिए उस पर समय का असर नहीं हुआ, लेकिन उसकी बेटी अब बूढ़ी हो चुकी थी। कुछ देर बाद वहाँ रानी मेलांज अपने सैनिकों के साथ आती है। ग्रे मुस्कुराकर पूछती है, ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको हमारे जैसे लोगों के पास आना पड़ा? रानी कहती है कि वह एलिस से अकेले में बात करना चाहती है और फिर वह अपने सभी सैनिकों को बाहर जाने का आदेश देती है। सबके जाने के बाद रानी ने ग्रे से कहा कि उसे रूप बदलने की शक्ति चाहिए। वह चाहती थी कि जब चाहे तब खुद को एक शक्तिशाली दैत्य में बदल सके। इसके बदले उसने ग्रे को सोने के सिक्कों का ढेर दिया। ग्रे जानती थी कि वह किसी की इच्छा ठुकरा नहीं सकती, इसलिए उसने भेंट स्वीकार की और कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। रानी के जाने के कुछ देर बाद उसकी सेना का कैप्टन चुपके से ग्रे से मिलने आया। उसने कहा, सुना है तुम सबकी ख्वाहिशें पूरी कर सकती हो, मेरी भी एक इच्छा है, क्या तुम उसे मानोगी? वह अपनी कीमती घड़ी ग्रे के हाथों में रखता है और कहता है, मुझे नहीं पता रानी ने तुमसे क्या मांगा, पर मैं चाहता हूँ कि उसे वो चीज कभी न मिले जिसके लिए वह यहाँ आई थी। ग्रे हैरान रह गई कि रानी का सबसे वफादार सिपाही अचानक ऐसा क्यों चाहता है, लेकिन जेराइस ने शांत स्वर में कहा, मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं ये सब रानी को आने वाले खतरे से बचाने के लिए कर रहा हूँ। ग्रे उसे भी मना नहीं कर सकी, इसलिए उसने उसकी इच्छा भी स्वीकार कर ली। दोनों की इच्छाएं पूरी करने के लिए ग्रे ने सबसे पहले एक शेप शिफ्टर की तलाश शुरू की। वह लॉस्ट लैंड्स पहुंची जहां कुछ हंटर्स के डरे हुए चेहरे दिखे। वे एक गुफा में किसी अनजान जीव को मारने की कोशिश कर रहे थे। वही जीव दरअसल वो मॉन्स्टर था जिसकी तलाश रानी को थी, लेकिन वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। दूसरी ओर हम राजा को देखते हैं जो किसी अज्ञात बीमारी की वजह से धीरे धीरे मौत के करीब जा रहा था। रानी उसे नफरत की नजर से देखती थी और उसकी सत्ता हथियाने की लालसा ने राजा के आखिरी दिनों को और भी दर्दनाक बना दिया था। इतना ही नहीं, रानी अब किसी और से प्यार करने लगी थी और वह कोई और नहीं बल्कि बॉयस था। एक दिन रानी से मिलने के बाद जब बॉयस महल से निकल रहा था तभी गार्ड्स ने उसे रोक लिया और उसकी पहचान पूछी, लेकिन नशे में धुत बॉयस ने उन्हें मार गिराया और आराम से वहां से निकल गया। इधर ग्रे को एक ऐसे शिकारी की तलाश थी जो उसके साथ लॉस्ट लैंड्स जा सके। वह सीधे बॉयस के पास पहुंची और बोली, तुम मेरे लिए काम करोगे? पर बॉयस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं यहाँ पत्ते खेलने आया हूँ, बातें करने नहीं। एलिस को वही आदमी चाहिए था, इसलिए उसने बॉयस के साथ एक बाजी खेली। बॉयस को लगा कि वह आसानी से जीत जाएगा और उसने अपने सारे पैसे दांव पर लगा दिए, लेकिन जब वह हार गया तो उसका सारा नशा उतर गया। उसने पूछा, तुम लॉस्ट लैंड्स क्यों जाना चाहती हो? जानती नहीं, जो वहां जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। एलिस ने शांत होकर कहा, मैं एक ऐसे आदमी को ढूंढ रही हूँ जो रूप बदल सकता है। वो वहीं रहता है, इसलिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। काफी मनाने के बाद आखिरकार बॉयस उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही वे निकलने वाले थे चर्च के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। तभी सामने आई ऐश जो एलिस के खून की प्यासी थी और अब भी जिंदा थी। उसने बॉयस के दो मुंहे सांप को काटकर मार डाला और अपने आदमियों को उन्हें खत्म करने का आदेश दिया। किसी तरह एलिस और बॉयस वहां से बचकर निकल गए, लेकिन बॉयस अपने पालतू सांप की मौत से बुरी तरह गुस्से में था। वहीं दूसरी ओर चर्च का पादरी लोगों के सामने भाषण दे रहा था। वह कहता है कि चर्च ही इस शहर में शांति बनाए रखता है और यही लोगों की रक्षा करने वाला एकमात्र सहारा है। हम ईश्वर के संदेशवाहक हैं। हमारा काम उन पर डर थोपना है जो ईश्वर को न माने और पाप करें।
जो भी चर्च के नियमों का पालन नहीं करेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। कुछ देर बाद ऐश आती है। पादरी कहता है कि उस जादूगरनी की वजह से लोगों में हिम्मत बढ़ रही है, अब उन पर हमारा डर नहीं रहा और यह विद्रोह में बदल सकता है। उसने तुम्हें जिंदा छोड़कर चर्च को सबके सामने अपमानित किया है, इसलिए वो किसी हालत में बचनी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ बॉयस अपने लिए नया सांप ढूंढ रहा था, पर उसे अपनी पसंद का सांप नहीं मिला, पर ग्रे ने उसकी टूटी बंदूक ठीक कर दी। अगले दिन की यात्रा के लिए उन्हें आराम की जरूरत थी, इसलिए वे सो गए। देर रात ग्रे की आंख खुली तो देखा बॉयस ने उसे वहाँ रेंग रहे जहरीले बिच्छू से बचाया था। उसने कहा, अगर तुम मरोगी तो मेरी भी हानि होगी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अगले दिन वे दोनों ट्रेडिंग पोस्ट पहुंचे, जहां बॉयस के पुराने दोस्त रहे करते थे। दोस्तों ने दिल से स्वागत किया और दोनों ने आज रात वहीं ठहरने का निर्णय लिया। बॉयस कहता है, हमें जल्दी पहुंचना है, इसलिए ट्रेन ट्रैक से जाना होगा, लेकिन वहाँ खतरा बहुत है। तभी उसकी दोस्त मारा वहाँ आती है और कहती है कि वह भी उनके साथ चलना चाहती है। वह मुस्कुराकर पूछती है, तुम्हारे साथ जो लड़की है वो कौन है? कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करते? बॉयस ने जवाब दिया, नहीं, मैं बस उसके लिए काम करता हूँ। वो किसी खास चीज की तलाश में है जो बहुत खतरनाक है। अगली सुबह बॉयस मारा से विदा लेता है और फिर दोनों सफर पर निकल जाते हैं। उधर ऐश अब भी उनका पीछा कर रही थी। जब रानी को पता चला कि चर्च ने जादूगरनी को मारने के लिए अपने लोग भेजे हैं तो वह गुस्से में बोली, तुमने किससे कहकर उन्हें भेजा? उनकी जरूरत यहाँ है, लोग धीरे धीरे हमारे काबू से बाहर जा रहे हैं। उसकी बातें सुनकर पादरी समझ गया कि रानी ने जरूर जादूगरनी से कोई इच्छा मांगी है, पर राजा के जीवित रहते वह उससे कुछ कह नहीं सकता था। पादरी ने रानी से कहा, शहर में यह अफवाह फैली है कि आप बांझ हैं और अब इस साम्राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा। पर रानी ने तुरंत इन बातों को गलत ठहराया और कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रानी ने कहा कि राजा की वंश परंपरा अभी खत्म नहीं हुई, एक उत्तराधिकारी है जो अगला राजा बनेगा। लेकिन पादरी राजा की मौत के बाद सत्ता हथियाने की चाह में बोला, उस जादूगरनी को जल्द से जल्द खत्म करो ताकि रानी की इच्छा कभी पूरी न हो सके। उधर ऐश जल्द ही ट्रेडिंग पोस्ट पर पहुंची और उसने मायरा से बॉयस का पता पूछा। सब कुछ जानने के बाद भी उसने मायरा के पिता को जला डाला और उसे अपने साथ ले गई। दूसरी तरफ बॉयस और ग्रे अपने दोस्त साइरस के पास पहुंचे, जो एक सिल्वर कॉइन के बदले यात्रियों को घाटी पार करवाता था। जगह सुनसान थी। बॉयस ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि साइरस की लाश रस्सी से झूल रही थी। ग्रे तुरंत समझ गई कि उनसे पहले कोई यहाँ आ चुका है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, ऐश के लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं। इस बार उन्होंने अपनी आंखों पर विशेष चश्मे पहन रखे थे, जिससे ग्रे उन पर अपना जादू नहीं चला सकी। ऐश ने ठंडे लहजे में कहा, उसे हमारे हवाले कर दो, उस पर बड़ा इनाम है। लेकिन बॉयस अपने उसूलों का पक्का था। उसने एलिस को सौंपने से साफ इनकार कर दिया। बॉयस ने कहा, पहले पैसे इसने दिए थे, इसलिए फिलहाल मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ। अफसोस, मैं यह नहीं कर सकता। ऐश को पहले से अंदाजा था कि वह ऐसा ही जवाब देगा, इसलिए उसने अपनी अगली चाल चल दी। बॉयस ने देखा कि मायरा अब उनके कब्जे में थी। बेचारी को उन्होंने बुरी तरह यातनाएं दी थी और फिर ऐश ने उसकी आंखों के सामने ही मायरा को मार डाला। यह देखकर बॉयस आपे से बाहर हो गया और अकेले ही उनसे भिड़ गया। उसने ऐश पर लगातार गोलियां चलाईं, लेकिन उसके लिए जान देने वाले बहुत थे। कुछ ही देर में उसकी गोलियां खत्म हो गईं और अब भागना ही एकमात्र रास्ता बचा था। वे दोनों रस्सी से बने पुल को पार करने लगे, जबकि ऐश के लोग पीछे पड़े हुए थे। कठिन लड़ाई के बीच जब वे लगभग दूसरी ओर पहुंचने ही वाले थे, तभी ऐश ने अपने आदमियों से कहा, रस्सी काट दो। रस्सी कटते ही पुल टूटकर नीचे जा गिरा और वे दोनों सामने की पहाड़ी से जा टकराए। ग्रे किसी तरह चढ़कर ऊपर पहुंच गई, लेकिन बॉयस अब भी नीचे फंसा हुआ था। ग्रे ने नीचे झुककर बॉयस की ओर हाथ बढ़ाया ताकि उसे ऊपर खींच सके, लेकिन तभी ऐश ने दूसरी पहाड़ी से उसकी पीठ पर गोली चला दी। गोली लगते ही बॉयस नीचे गिर पड़ा। ऐश ने फिर निशाना साधा, पर इससे पहले कि वह दूसरी गोली चलाती, ग्रे ने उसकी स्नाइपर स्कोप में झांककर उसकी आंखों को भ्रमित कर दिया। कुछ देर बाद बॉयस ने कमजोर आवाज में पूछा, उसने मुझ पर दूसरी गोली क्यों नहीं चलाई? ग्रे ने शांत स्वर में कहा, उसने कोशिश की थी, लेकिन किस्मत ने तुम्हारा साथ दे दिया। फिर उसने बॉयस के जख्म से गोली निकाली और उसके घावों को सील दिया। दर्द के कारण बॉयस कुछ देर बेहोश रहा और जब होश आया तो देखा कि ग्रे ने उसके जख्मों को अच्छे से सिल दिया था। दूसरी ओर रानी अपनी जांच करवाने जाती है, जहां उसे पता चलता है कि वह गर्भवती है। सबके जाने के बाद वह अपाहिज हो चुके राजा के पास जाती है और कहती है, मैं मां बनने वाली हूं, पर यह बच्चा तुम्हारा नहीं। वह आगे कहती है, मैं इस बच्चे को सबके सामने तुम्हारा वारिस बताऊंगी और यही इस राज्य का अगला राजा बनेगा। यह सब बताने के बाद रानी ने राजा की हत्या कर दी और इस सच्चाई को हमेशा के लिए उसी के साथ दफन कर दिया। बॉयस और ग्रे जब सुरक्षित रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्हें ट्रेन की आवाज सुनाई दी। इसका मतलब था कि ऐश बहुत करीब
पहुंच चुकी थी। तेजी से आगे बढ़ने के लिए उन्हें एक शॉर्टकट लेना पड़ा, लेकिन आगे का रास्ता खतरनाक था। वे दोनों एक खंडहर पड़े टावर में पहुंचे। बॉयस ने तुरंत ग्रे से कहा कि वह सर्कल के अंदर खड़ी हो जाए और उसने उसके चारों ओर तेल फैला दिया। रात ढलते ही अचानक उस टावर की लाइटें जल उठी और वहां रहने वाले मॉन्स्टर्स बाहर निकल आए। वे एक साथ उन पर टूट पड़े, लेकिन उनके चारों तरफ जली हुई आग की दीवार ने उन्हें कुछ देर तक सुरक्षित रखा। कुछ मॉन्स्टर्स ने उन तक पहुंचने के लिए लकड़ी का छोटा पुल बना लिया। तभी एक तेल का बैरल फट गया और धमाके से सब दूर जा गिरे। उनका लीडर ऊपर खड़ा था और गुस्से में सीधे सर्कल के अंदर कूद पड़ा। उसने ग्रे का गला पकड़ लिया और कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब इसके अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। वह उसे मारने ही वाला था कि ग्रे ने उसकी आंखों में देखा और एक पल में उसे अपने वश में कर लिया। बाकी सारे मॉन्स्टर्स आग में जलकर राख बन गए, लेकिन इस लड़ाई ने ग्रे की सारी ताकत खींच ली। वह अब काफी कमजोर पड़ चुकी थी। बॉयस ने कहा कि उन्होंने तुम्हारा नाम लिया है, वे तुम्हें जानते हैं। ग्रे ने बताया कि ये लोग उनकी वजह से ही मॉन्स्टर्स बन गए हैं। कई साल पहले उन्होंने उससे खजाने का ठिकाना पूछा था और जब उसके बताने पर वे वहां पहुंचे तो उस शापित खजाने ने उन्हें बदल दिया। दूसरी ओर पादरी सबको बताता है कि अब राजा इस दुनिया में नहीं रहे और उनका वंश ही इस राजगद्दी का हकदार होगा। यह कहकर वह दिखावा करके दुखी हुआ, पर रानी के बारे में कुछ खुलने नहीं दिया। सबको नए राजा को सम्मान देने का आदेश हुआ और जो झुका नहीं उसे मार दिया गया। पादरी गुस्से में कहता है कि एक सड़क की वेश्या मुझे हुक्म दे रही है, अगर वह जादूगरनी मेरे हाथ लगे तो मैं उसे और उसके साथियों को फांसी दूंगा। इसी बीच बॉयस और ग्रे अपनी मंजिल के नजदीक पहुंचते हैं। ग्रे कहती है कि अब तुम यहाँ से लौट सकते हो, आगे का रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है, उस मॉन्स्टर को पकड़ने में तुम्हारी जान जा सकती है। बॉयस जान लेता है कि वह शापित है और इसलिए रानी की इच्छा पूरी करना जरूरी है। लौटने का मौका होते हुए भी वह रुका नहीं और उसके साथ आगे बढ़ता रहा। राजमहल में रानी को देखा जाता है, जो अपनी जीत की खुशी में जेराइस के साथ ऐश कर रही थी। उसने कहा, तुम्हें पादरी को मारना होगा, वह हमारे रास्ते का कांटा बन रहा है। जेराइस उसकी साजिश से अनजान उसकी हर बात मान गया और पादरी को बड़ी बेरहमी से मार डाला। वहीं दूसरी ओर लॉस्ट लैंड्स के किसी अज्ञात छोर पर बॉयस और ग्रे एक टनल से होकर आगे बढ़ रहे थे। पटरियों के कंपन से उन्हें पता चला कि ऐश उनके बहुत करीब है। जैसे ही उनकी ट्रेन टनल में पहुंची, ऐश ने ग्रे को देखा, जो घबराई हुई पटरी पर खड़ी थी। उसे कुचलने के लिए उसने तुरंत अपने लोगों को स्पीड बढ़ाने का आदेश दिया, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह सब बॉयस की योजना का हिस्सा था। जैसे ही ट्रेन टनल से बाहर निकली, ऐश ने देखा कि आगे की पटरी टूटी हुई थी। उनकी ट्रेन सीधा खाई में गिर गई और उसमें सवार सभी लोग मारे गए। अमावस्या की रात करीब थी, इसलिए वे जरा भी देर न करते हुए आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। आखिरकार ग्रे अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। वहां उसे वही गुफा दिखी जिसे वह अपने ख्यालों में देखती रही थी। चारों तरफ उन लोगों की हड्डियां बिखरी थीं, जिन्होंने उस राक्षस से लड़ने की कोशिश की थी। बॉयस ने कहा, अभी वापस जाने का समय है, तुम चलो। पर जब उसने बॉयस को सिल्वर कॉइन निकालते देखा तो वह बोला, थोड़ा आसपास देखो। चारों तरफ चांदी की तलवारें, चाकू और तीर बिखरे हुए थे। चांदी उसकी कमजोरी जरूर थी, पर यही उसे मारने के लिए काफी नहीं। चांद निकलने ही वाला था कि अचानक बारिश छिड़ गई। ग्रे ने कहा, लगता है अब उसका समय आ गया। तभी पता चला कि वह मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि बॉयस ही था। वह बोला, तुमने क्या सोचा? मैं नहीं जानती, मैंने तुम पर भरोसा किया। धीरे धीरे बॉयस का रूप बदलने लगा और वह नियंत्रण खोकर ग्रे पर टूट पड़ा। पर ग्रे आम इंसान नहीं थी। उसने उसकी आंखों में देखकर उसे चकरा दिया। चारों ओर सैकड़ों क्रॉस चमके और ग्रे ने उस पर एक एक कर कई घातक वार किए। आंखों के धोखे के सामने उसकी ताकत किसी काम की नहीं थी। जल्द ही चांद को बादलों ने ढक लिया, जिससे बॉयस अपने इंसानी रूप में वापस लौट आया। उसकी ताकत को खत्म करने के लिए उसका राक्षस बनना जरूरी था, इसलिए ग्रे ने बादलों के हटने का इंतजार किया। बॉयस को बाद में पता चला कि ग्रे ने उसकी बॉडी में सिल्वर कॉइन डाल दिया था, जो उसके लिए जहर की तरह काम कर रहा था। जैसे ही ग्रे उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, बॉयस ने उसे रोकते हुए कहा, तुम सबकी ख्वाहिश पूरी करती हो, मेरी भी एक ख्वाहिश है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। ग्रे की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कहा, हाँ, मैं सबकी ख्वाहिशें पूरी करती हूँ, पर इसके लिए सामने वाले को कीमत चुकानी पड़ती है। बताओ, तुम मुझे क्या दे सकते हो? बॉयस ने कहा, सब कुछ जो तुम चाहो। जैसे ही चांद की रोशनी बॉयस पर पड़ी, वह राक्षस में बदलने लगा, लेकिन ग्रे ने उससे पहले उसे मार डाला और उसकी खाल लेकर वहां से चली गई। वापस लौटते ही सभी गुलामों में खुशी की लहर दौड़ गई। ग्रे ने जेराइस को राक्षस की खाल दी और कहा कि रानी को यह कहो कि अपने खून की कुछ बूंदें डालकर इसे पहनकर सो जाए। अगली सुबह उस राक्षस की सारी ताकतें उनके अंदर समा जाएंगी। जेराइस ने पूछा, तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की। मैंने कहा था कि रानी की इच्छा पूरी नहीं होनी चाहिए, तो फिर यह क्या है? ग्रे ने कहा कि मैं अब तक जिंदा हूँ क्योंकि तुम्हारी इच्छा पूरी हो चुकी है। तुम रानी को चाहते थे, इसलिए तुमने उस आदमी को अपने रास्ते से हटाना चाहा जिससे वह प्यार करती थी। वह अब मर चुका है और यह खाल उसी आदमी की है। रानी को जब पता चला कि जादूगरनी ने बॉयस को मार दिया तो वह फूट फूट कर रोने लगी।
बॉयस उसके बच्चे का होने वाला बाप था, जिसके साथ उसने अपनी बाकी की जिंदगी के सपने देखे थे। जेराइस उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह एक राक्षस था, देखो उसने तुम्हें क्या बना दिया। यह सुनते ही रानी गुस्से में उसे मार डालती है, जिस ताकत के लिए उसने यह सब किया था। आखिर में उसने उसका लालच त्याग दिया और वह उस खाल को वहीं छोड़कर वहां से चली गई। ग्रे जब राजमहल से बाहर निकली तो हजारों की तादाद में गुलामों की पूरी फौज अंदर घुस गई और उन्होंने राजा के सैनिकों को मारकर सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। हम देखते हैं कि जैसे ही अगले दिन का सूरज निकला, उसकी रोशनी उस खाल पर पड़ते ही वह जलकर राख हो गया। उसकी चिंगारियां उड़कर बॉयस की कब्र तक पहुंची और उसे दोबारा जिंदा कर दिया। इस तरह ग्रे ने सबकी इच्छाएं पूरी कर दी थी। जिसे जो चाहिए था वह मिल गया, लेकिन हर किसी को अपनी इच्छाओं की भारी कीमत चुकानी पड़ी। बॉयस ग्रे से हुए धोखे का बदला लेना चाहता था। उसने उसे ढूंढा और मारने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि इस नर्क में जिंदा रहने के लिए उन्हें एक दूसरे की जरूरत है। नफरत होने के बावजूद उन्होंने साथ काम करने का फैसला किया। अंत में हमें उन्हें लॉस्ट लैंड्स की सबसे खतरनाक जगहों पर एक साथ जाते हुए दिखाया जाता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।